तो अभी हमने देखा कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एक्स एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर जो है मास नंबर वगैरह वगैरह, इधर चार्ज रहता है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, एटॉमिक नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एटम को। तो एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से। फॉर एग्जांपल तुम देखो इधर ऑक्सीजन किस तरीके से लिखा है, ये है तुम्हारा एटॉमिक मास, ये है तुम्हारा एटॉमिक नंबर और ये है चार्ज। दिस मीन्स ऑक्सीजन आयन, ये आयन है, एटम है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं रहता, चार्ज है तो आयन बोलेंगे, एनायन हो सकता है कैटायन। इट हैज एटॉमिक नंबर 8 जो कि इधर है, इट हैज एटॉमिक मास 16 जो कि इधर है, और चार्ज -2 जो कि इधर है, ठीक है ना। वैसे इसको देखो, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 और ये चार्ज। ये थोड़ा आगे पीछे भी हुआ होगा कंप्यूटर की टाइपिंग में, तो ये देखो ऐसा N3+ चार्ज, ये एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दिस इज मास नंबर। एटॉमिक मास बोला है लेकिन ये गलत है, एटॉमिक मास नहीं होना चाहिए, मास नंबर बोलते हैं इसको। थोड़ा फर्क होता है एटॉमिक मास में और मास नंबर में, थोड़ा सा डिफरेंस, तो ये मास नंबर होता है जो ऊपर लिखा है वो, राइट। तो जहां जहां भी एटॉमिक मास है उसको मास नंबर लिख लेना है लिखते वक्त तुम लोगों को। वैसे ही तुम इसको बोलो, एटॉमिक मास कितना है इसका 30, एटॉमिक नंबर और चार्ज सिमिलरली ये, तो हमेशा चार्ज रहेगा ऐसा भी नहीं है। जैसे कि अगर तुमने ऐसे देखा 12, 24, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, एटॉमिक मास कितना है 24 और चार्ज कितना है 0, कुछ नहीं मतलब चार्ज 0 रहता है। सो ये आयन है या एटम है, दिस इज एटम, दिस इज नॉट आयन। आयन है तो चार्ज रहेगा या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, पॉजिटिव है तो कैटायन, निगेटिव है तो एनायन। तो मैंने कुछ पहले 30 एलिमेंट्स के बारे में इधर जानकारी दी है, ये एटॉमिक नंबर और उस एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल भी चाहिए एक्चुअली, सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का H है, ये हीलियम, ये लिथियम का L है, ये बेरिलियम, ये मैं लिख देता हूं, आपको याद करना है। इधर एटॉमिक मास लिखा है और राउंड ऑफ करके आगे मास नंबर लिखा है। देखो ये एटॉमिक मास कैसे रहते, डेसिमल में, और मास नंबर ऐसे रहते। तो हमको मास नंबर याद करने हैं, एटॉमिक मास को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस लिखने के लिए लिखा है। लेकिन लिखते वक्त क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर ये, उसके बाद एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल इधर लिखेंगे हम, सिंबल भी जो कि मैं इधर लिख के दे रहा हूं, और ये मास नंबर लिखना है, बस ये वाला मास नंबर बस लिखने हैं, आगे जो राउंड ऑफ करके दिए वो इनको नहीं लिखना है, राइट। मास नंबर पहले 20 तक ही याद करो, लेकिन एलिमेंट के नाम और सिंबल 30 तक याद होने चाहिए। मैं इनके सिंबल लिख रहा हूं, तो ये है पहले 30 एलिमेंट्स के सिंबल, आपको पूरे के पूरे लिखने हैं, याद रहे, और याद भी करना है इनको, पहले 30 एलिमेंट्स को याद करना है, नाम, सिंबल और एटॉमिक मासेस पहले 20 तक याद करना है। एटॉमिक मासेस यानी मास नंबर एक्चुअली, इनको याद करने के लिए ट्रिक भी है, अलग अलग मराठी में ट्रिक ऐसे, हरभजन, हे, लाईट, बिल भरून काढ, नाहीतर ऑफिसचा फालतू नौकर नंतर मागेन, अनिल सिक पडला, सचिन क्लासमध्ये ओरडला, कुलकर्णी काळा, बस इतना, ये ठीक है। कुलकर्णी काळा या फिर कुछ भी याद रखो। इसके बाद इसके लिए तो बहुत मस्त है, स्कूटी वरची कार्टी, मन फेकोनी कॉपर झेलती, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ओके, चलो आगे चलेंगे हम। क्या बोला है देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। तुमको जो भी दिया है, स्पीसीज मतलब एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, बस फॉर्मूले याद रखने। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z निकालना है, इनके आंसर यहीं पे लिख रहा हूं मैं, दिस इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z, दिस इज योर Z, दिस इज योर A, है ना,
एक दूसरे के नीचे होते हैं ऐसे 19, लेकिन कंप्यूटर के टाइपिंग में ऐसा आगे पीछे हुआ है। और इधर तो कुछ चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, तो 0 है ये। तो Np कितना है भाई? 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Np माइनस चार्ज। व्हाट इज Np? Np इज 19, माइनस चार्ज कितना है? 0। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 है। क्योंकि ये एटम है तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वली आती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। वैसे ही इधर देखो, बोलो A Z इज 15, इलेक्ट्रॉन 15, क्योंकि देखने की जरूरत नहीं, चार्ज 0 है, कुछ नहीं मतलब। और ये 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16। ये इंपॉर्टेंट है। चलो, पहली बार आयन आया, निगेटिव चार्ज है, एनायन है कि कैटायन है? हाँ, एनायन। मैंने ए फॉर पॉजिटिव एनोड और कैथोड को बोला था। एक्चुअली मैंने क्या बोला? ए फॉर पहला ए पॉजिटिव ऐसा बोला था ना, तो एनोड के लिए बोला था। याद रखो, ऐसा भी याद रख सकते हो, एनायन निगेटिव रहता है। कैसे? यहाँ पे एन है, राइट? एन फॉर निगेटिव। अब दूसरा क्या याद रखेंगे हम? रुको, ऐसा ये तुमको पता नहीं है, चलो ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस आता है, ये माइनस आता है। अब यहाँ पे अगर एनायन और कैटायन है दोनों, मतलब किसी गैस को तुम अगर आयोनाइज करते हो तो ये H प्लस और ये माइनस, ऐसा है। या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, अब ये तो है निगेटिव और ये तो है पॉजिटिव, ये तो क्या हो गया फिर? कैटायन हो गया। और ये क्या हो गया? अब एनायन हो गया। ऐसा मानो, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मानो कि ये निगेटिव है, तो इसको हम एनायन बोल रहे हैं। ये तो कैथोड रे ट्यूब में ऐसा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इसमें भी वही चीज है। ऐसे इलेक्ट्रोड रहते दोनों। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था ना, तो उसमें क्या रहता है? ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, ऐसा करें, ऐसे बैटरी इधर, ठीक है। स्विच, चलो अभी स्विच को जरा छोड़ देंगे। ऐसा अगर किया हमने, तो इधर प्लस है, इधर माइनस है। अब इसके अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालो, जैसे कि NaCl, तो ये टूटेगा, Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। ये तुम्हारा कैटायन है, ये तुम्हारा एनायन है, N फॉर निगेटिव, राइट? N फॉर निगेटिव, एनायन। अब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है, जैसे तुम स्विच ऑन करते हो, इधर जो स्विच रहता है, इसको ऑन करोगे तो प्लस की तरफ ये जाएगा, राइट? और ये कैटायन प्लस है तो माइनस की तरफ जाएगा। तो कैटायन जिसकी तरफ जाता है उसको कैथोड बोला जाता है। एक्चुअली ये ऐसे, कैथोड का नाम कहां से आया? इलेक्ट्रोलाइसिस में जिधर कैटायन जाता है इसको हम बोलेंगे कैथोड, और एनायन जिधर जाता है उसको हम बोलेंगे एनोड। अब याद रखो, बेसिकली एनायन तो N फॉर निगेटिव है, लेकिन जाता किधर है? प्लस वाले की तरफ, इसलिए एनोड पॉजिटिव है। कैटायन पॉजिटिव है, कैटायन पॉजिटिव है। ये कैटायन के अंदर ये है, देखो, कैट आयन, तो ये प्लस, समझ में आ रहा है कुछ ऐसा? तो कैटायन प्लस है, लेकिन वो जिसकी तरफ जा रहा है वो निगेटिव, इसलिए कैथोड तुम्हारा निगेटिव आ रहा है। तो याद रखने के लिए एनायन N फॉर निगेटिव, क्लियर? ऐसा। उससे फिर एनायन निगेटिव है तो एनोड क्या हो गया? एनोड पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर सर N है इसलिए निगेटिव, नहीं नहीं नहीं, ट्रिक एनायन की दी है मैंने। तो इससे लॉजिक का इस्तेमाल करो ना, एनायन जिधर जा रहा है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो N फॉर निगेटिव, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है वो ट्रिक। ठीक है, समझ में आया कैसे याद करना है? ठीक है, एनायन निगेटिव, एनायन जिधर जाता है वो एनोड, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा एनायन, राइट? इसके ऊपर बोलो प्रोटॉन कितने? 7। ये है तुम्हारा Z, प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला है? 7 Np माइनस चार्ज। चार्ज कितना है तुम्हारा? -3। तो
तो ये तुम्हारा 7 + 3 हो गया 10। इधर ये कितना है 14, दिस इज योर ए, दिस इज योर जेड। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या सेम, कभी आती भी है कभी नहीं भी आती। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये आयन है, एटम होता तो सेम आती है। उसी तरीके से इसको देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई? 11। 11 माइनस 4 से तुम्हारा +1, तो एक्चुअली 11 - 1 10। 23 - 11 12। इसी तरीके से इनको फिलअप कर सकते हो तुम, राइट। इनके आंसर्स मैंने नीचे लिखे हैं, ये देखो। अरे इसका रहेगा सल्फर का, देखो चलो। 16 माइनस 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 32 यहाँ चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम। चलो चलो देखेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या है? दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। याद रखो आइसोटोप। तो एग्जांपल देखेंगे हम। पहला एग्जांपल है ये 1 2 3, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप है। इनमें तुम्हें क्या सेम दिख रहा है? देखो जरा, एटॉमिक नंबर क्या सेम दिख रहा है तुमको? एटॉमिक, ओ गलत हो गया, नंबर 1 होना चाहिए, ये गलत हो गया, गलत लिख दिया, गलती हो गई। ठीक है, और एटॉमिक मास कैसा है? 1 2 3। तो आइसोटोप की टोपी डिफरेंट रहती है। टोपी मतलब सिर के ऊपर जो रहता है ना, टोपी डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ना? ये 1 2 3 1 1। वैसे तो ये हाइड्रोजन है इसलिए इनके नाम स्पेशल है। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम। हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोला जाता है। एक्चुअली हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अल्सो ये देखो कार्बन के, ये देखो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, टोपी डिफरेंट है इसकी। ठीक है, तो क्या है इधर? आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर सेम है ना। अब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, क्योंकि आयन तो नहीं है। बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? A - Z। अब ये सेम है लेकिन ये तो डिफरेंट है ना हर एक का, तो प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है। तुम ऐसा निकाल भी सकते हो यहाँ पे लिख के, कई बार तुमको ऐसा भी बोला जाता है। देखो ये कार्बन 12, कार्बन 13 और ये कार्बन 14। तो तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इधर देखो प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एटम है तो 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन A - Z, so 12 - 6 is 6, 13 - 6 is 7 8, so number of neutron is different। तो ये याद रखना है, ये थ्योरी में MCQ आता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, याद रहे। इसीलिए चलो अलग पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ये इसी पॉइंट को रिलेटेड ये पॉइंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की लेन देन। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियस में बदलाव,
केमिकल रिएक्शन यानी समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, इसलिए आइसोटोप्स हैव वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वेरी क्यों बोला है, एग्जैक्ट क्यों सेम नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्ट सेम है। अब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से कभी कभी डिफरेंस आता है, बहुत ही थोड़ा, लेकिन हाँ बहुत ही थोड़ा। केमिकल प्रॉपर्टीज हेवीली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, मेजरली होना चाहिए। 100% है क्या, मेजरली, मेजरली 90%, 95% तक होता है, लेकिन कभी कभी हेवीनेस की वजह से कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है भाई, बस उल्टा एटम। एक तो सबसे पहले एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, ओ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स थे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सभी कार्बन थे ना, ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना, जिनका सेम एटॉमिक मास होता है बट नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार है। पहले क्या था, दोनों कार्बन, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन है क्या, ओहो ये आइसोबार नहीं है, गलत हो गया ये, इसकी जगह पर दूसरा। कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं, क्या होना चाहिए, कार्बन 14 और नाइट्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स है, राइट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार है। टाइपिंग मिस्टेक्स है तो मैं बताते चलूंगा तुमको। तो इसमें देखो तुम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 7, नंबर ऑफ, ओहो बीच में आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 7 है ना, और न्यूट्रॉन दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 7, तो इसमें कुछ भी सेम नहीं है, ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, इसलिए इनके ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोन्स क्या है, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये मैंने क्यों काटा, ये सही है, सही है पता नहीं, मैं दे दूंगा एग्जांपल। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होनी चाहिए। अब हम देखेंगे तो न्यूट्रॉन कैसे सेम करेंगे हम, कार्बन 613 एंड नाइट्रोजन 714, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है। एक एग्जांपल लिखने में थोड़ी गलती हुई थी, राइट, ये आइसोटोन्स है। और लास्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुमने क्या क्या देखा, आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोबार्स सेम एटॉमिक मास, मास नंबर, राइट, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें, चार चीजें हो गई, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखने में बहुत सारी गलती हो गई है, कट करके देखो, ऑक्सीजन 8 16 2 माइनस, नाइट्रोजन 7 14 3 माइनस, सोडियम 11 23 प्लस, और नियॉन 10 20 0। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनके तुम निकाल के देखो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे निकाल के देख सकते हो तुम, सेम आएंगे, सेम। चलो ऑक्सीजन का निकालो जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं प्रोटॉन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें, 8, न्यूट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 10। देखो 8 माइनस माइनस 2 10, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10। उसी तरीके से तुम नाइट्रोजन 3 माइनस लो, तो क्या है ये, प्रोटॉन 7 7 10, निकाल के देखो तुम, 7 माइनस माइनस 3। वैसे ही नियॉन देखो,
ठीक है, नियॉन, एक को स्किप कर दिया मैंने, वो तुम देखो, इसको निकाल के देखो तुम खुद, क्या है, प्रोटॉन है 10, न्यूट्रॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है, ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। क्या सेम है इतना याद रखना है, राइट। ओके, अब किसी आयन के बारे में पूछा जा सकता है तुमको, इसके अंदर कितने हैं। अब ये तो अभी ये जो आयन है वो मोनो एटॉमिक है, राइट। एक से ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी तुम निकाल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। चलो एक सिंपल लेंगे हम, अमोनिया, पहले तो मॉलिक्यूल लेंगे, राइट। तो इनमें क्या है, सबका एडिशन करना है तुमको। अब तो याद ही है, पहले याद होना चाहिए किसके अंदर कितने प्रोटॉन है, अब याद ही होना चाहिए। सो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन नाइट्रोजन के अंदर 7 है, इसके अंदर 1 है, लेकिन ऐसे 3 लोग हैं। सो 7 प्लस हाइड्रोजन के अंदर 1, लेकिन ऐसे है 3, तो टोटल हो गए 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो जितने प्रोटॉन है उतने ही रहेंगे क्योंकि चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉन कितने रहते हैं, इनका मास माइनस प्रोटॉन, मतलब ए माइनस जेड, पता है ना, ए माइनस जेड। तो ए मतलब मास, इसका मास कितना है 14, प्लस इसका है 1, मास कितना है 1। अब ये पहले जो टेबल दिया था उसको याद करना पड़ेगा तुमको, मास नंबर कितना है 1, और ऐसे कितने लोग हैं 3, ये हो गया ये, और जेड तो तुमने इधर निकाला है, तो ये 10, तो ये कितना बन गया 14 प्लस 3 17, 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से निकालना है, समझ में आया कॉम्प्लेक्स। चलो ये तो ये हो गया। चलो सल्फेट लेते हैं हम, सल्फेट आयन कॉम्प्लेक्स आयन है, याद होना चाहिए प्रोटॉन, ठीक है। चलो ये जो सल्फर है, सल्फर में के अंदर प्रोटॉन 16 रहते हैं, प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने रहते हैं प्रोटॉन 8, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं 4, राइट। अभी चार्ज का कुछ नहीं करना है, कितने हो गए 16 प्लस 32 48, ठीक है। सो 48। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तो 10 ही थे हमने निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, प्रोटॉन की संख्या माइनस चार्ज, ऐसे है ना, प्रोटॉन की संख्या माइनस चार्ज, क्यों मतलब चार्ज। तो वैसे भी समझता है -2 है, यानी 2 कौन ज्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। अब दो चार्ज है, -2 है, तो इसका मतलब है इससे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे 50। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सल्फर कितना होता है 32 है ना मास, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन है 4 माइनस 48, तो ये कितना आया 40, टोटल 48 ही आता है, राइट। मतलब ये 96 आएगा इसका, है ना, -48 इज इक्वल टू 48। चलो यहाँ पे इसकी संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सेम आई, अरे हाँ यहाँ पे नहीं आई थी, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं रहता। ये ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये मान लो ऐसा कोई हाइपोथेटिकल आयन है, ठीक है, बस हाइपोथेटिकल लिया है कैलकुलेशन पर्पज के लिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चलो फास्फोरस में कितने रहते हैं 15, लेकिन ऐसे फास्फोरस कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने रहते हैं 8, इंटू ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं 4। ये जो हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आता है 30 प्लस 32 इज इक्वल टू 62, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है, डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स दोनों कम होने चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्ट या फिर फॉर्मूला लगाओ तुम 62 2 इज इक्वल टू 60। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब निकाल रहे हैं हम,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में ये जो ए निकाल रहे ए मास नंबर, इसको हम मोल कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं या फिर मोलार मास, ठीक है, वहां भी इस्तेमाल करते हैं हम। ये जो ए निकालते हैं ना मॉलिक्यूल का मास, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे वही 31 है फॉस्फोरस, राइट। सो 31 इंटू 2 क्योंकि 2 है ऐसे, प्लस 16 इंटू 4, ये जो निकाला ये है तुम्हारा, ये है ना, और ये का मतलब मोलार मास भी बोलते हैं हम, राइट, -62। तो ये 62 प्लस इसका हो गया तुम्हारा 64 -62। तो जैसे भी निकालना है इसको निकालो। हाँ, या फिर तुम क्या करो 62 में से 64 या ये दोनों क्या 64 बच गए। इसका मतलब इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन से 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है, बस। तो कॉम्प्लेक्स आयन में से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालनी है समझ में आ गई। चलो एक बात याद रखनी है हमेशा केमिस्ट्री में, हमेशा किसी प्रोसेस को, क्योंकि इसके बाद बार बार लगने वाला है पूरी केमिस्ट्री में, प्रोसेस, स्टेबिलिटी और एनर्जी, इनका क्या रिलेशन है। कोई भी प्रोसेस मतलब कोई रिएक्शन होना, या फिर ऐसे तुमने कपड़े सुखाने के लिए रखे, कपड़े सूख जाते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। उसके बाद मान लो यहाँ तुमने इधर एक बॉल रख दिया, ये बॉल नीचे आ रहा है, ये भी एक प्रोसेस है, राइट। तो कोई प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कब बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस मतलब जो कि अपने आप से होते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी या फिर काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, ये देखो, ऐसा अगर कोई रैंप है और यहाँ पे तुमने बॉल रखा, तो ये बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट को अपने आप जाता है, अपने आप, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन वही अगर तुम बॉल को यहां रखोगे बी पॉइंट को, तो क्या ये अपने आप ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स या फिर एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो प्रोसेस अपने आप से होती है उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो प्रोसेस अपने आप से नहीं होती उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और एक चीज होती है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी नहीं रहती, नॉन स्पॉन्टेनियस भी। मान लो कि ऐसा ग्राउंड है और इधर एक बॉल रखा है, ना तो इसको इधर जाने की इच्छा है ना तो इधर, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा याद रखना है स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और एनर्जी डिक्रीज होती है। एक्चुअली एनर्जी में गिब्स एनर्जी, ये सब बहुत डिटेल है, लेकिन अभी तो मोटा मोटी याद रखना है एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली रहती है ये, और स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे से इनवर्स है हमेशा। बहुत बार केमिस्ट्री में हम इस्तेमाल करेंगे इसको। एक्चुअली ये गिब्स फ्री एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन एनर्जी बोलेंगे अभी हम। तो याद रहे, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज ही होती है, तभी वो प्रोसेस होगी। जैसे कि तुम देखो, ऐसा अगर कोई ऐसी छोटी सी बॉल है, मतलब कटोरा है, वाटी, राइट, और यहां पे तुमने बॉल को रखा, तो ये किधर जाना चाहेगा फाइनली? सी पॉइंट को। फाइनली बी को जाएगा, लेकिन फाइनली इधर सी को ही आना चाहेगा। तो सी पॉइंट में उसको स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है ना। स्टेबिलिटी तुम देखो, इधर रख के देखो, क्या इधर स्टेबल है? इधर स्टेबल है? नहीं, इधर स्टेबल है, अब उससे भी ज्यादा। और स्टेबिलिटी है मतलब, इधर स्टेबिलिटी है मतलब एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी इधर ज्यादा है ना, ये हाइट पर है तो एनर्जी कम है। स्टेबिलिटी जहां ज्यादा है एनर्जी उधर कम है, इतना है कि याद रखो। हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है या फिर एनर्जी कम करवाना चाहती है, राइट। अब एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब एनर्जी मेरी डिक्रीज हो रही है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, मतलब इसके बाहर जा रही है, इसके अंदर आ रही है। ये एनर्जी को लूज कर रहा है ना। मेरा वेट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? मैं वेट लूज कर रहा हूं, बाहर फेंक रहा हूं। अगर मैं गेन करता हूं तो मेरे अंदर आता है, राइट। तो एनर्जी डिक्रीज होना मतलब एनर्जी रिलीज होना। ये प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और एनर्जी इंक्रीज होती है, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज ऑकरिंग बाय फोर्स। बलजबरी ने प्रोसेस होता है, बलजबरी ने।
जबरदस्ती से हो रही है प्रोसेस, जो प्रोसेस जबरदस्ती से हो रही है उसमें एनर्जी बढ़ेगी। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी सेम रहती है, एनर्जी भी ना बढ़ती है ना कम होती है। बाय फोर्स प्रोसेस कौन सी है, तुम बताओ मेरे को। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना ऑटोमेटिक है या बाय फोर्स है? बाय फोर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस प्रोसेस में एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि बाय फोर्स जो प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि आना नहीं चाहते एक दूसरे के पास। वही अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो इनको इधर लाना बाय फोर्स लाना पड़ेगा या ऑटोमेटिक आएंगे? ऑटोमेटिक आएंगे। ऑटोमेटिक आएंगे तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई तो इसमें एनर्जी डिक्रीज हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यही चीजें हमको याद रखनी है आगे चल के, ठीक है। एनर्जी यानी यहाँ पे अभी छोटे मोटे फिजिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, आगे के कोर्सेस में यह एनर्जी के बहुत टाइप्स रहते हैं, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वगैरह वगैरह। लेकिन अभी बस पोटेंशियल एनर्जी जहां पे डिक्रीज होती है वो प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, इतना याद रखो। मतलब ऐसा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बॉल है, इसको ऊपर ले जाना ऑटोमेटिक है या बाय फोर्स है? देखो ऊपर बाय फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। वही अगर ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे ऑटोमेटिक आएगा, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। तो स्पॉन्टेनियस नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो जहां पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ऐसा याद रखना है मोटा मोटी। चलो अभी हम रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स देखेंगे, राइट। पहले था थॉमसन का मॉडल, उसका ड्रॉबैक रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। फिर रदरफोर्ड ने खुद का मॉडल प्रेजेंट किया, अब उसका भी ड्रॉबैक, मतलब वो भी फेल हो गया। कैसे हो गया? उसका ड्रॉबैक है मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर ही काम कर रहा था, एटम के स्ट्रक्चर के लिए ही अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन मैक्सवेल एटम के ऊपर काम नहीं कर रहा था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी करते वक्त जो चीजें मैक्सवेल, मतलब जो थ्योरी मैक्सवेल ने बताई, उस थ्योरी से अपने आप रदरफोर्ड का मॉडल कैंसिल हो गया। मैक्सवेल को रदरफोर्ड के मॉडल को अपोज करना, वैसे तो कोई साइंटिस्ट किसी साइंटिस्ट को अपोज नहीं करते, वो तो बस स्टडी करते हैं, उससे जो निकलता है वो पुट फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड एटम के ऊपर ही काम कर रहा था, लेकिन मैक्सवेल एटम नहीं, इसके ऊपर काम कर रहा था। लेकिन इससे जो थ्योरी आई उससे अपने आप ही रदरफोर्ड का मॉडल रिडंडेंट हो गया, रिडंडेंट यानी यूजलेस हो गया, रिजेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, देखो चार्ज होना चाहिए पार्टिकल के ऊपर और एक्सेलरेट होना चाहिए, चार्ज भी होना चाहिए और एक्सेलरेट भी होना चाहिए। चेंज्ड गलत है, चार्ज्ड पार्टिकल कैसा चाहिए? चार्ज्ड, और वो एक्सेलरेट होना चाहिए। तब ऐसा पार्टिकल एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक तो मान लो ऐसा स्टोन है, इसको तुम एक्सेलरेट करते हो तो ये एनर्जी एमिट करेगा क्या? नहीं, अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो। अगर ऐसा पॉजिटिव चार्ज है और तुम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ा रहे हो तो ये एमिट करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 5 मीटर वाले तो एक्सेलरेटेड कहाँ है वो? एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है कि तुम्हारी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। हाँ, अगर ऐसा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है जिसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, मतलब अभी 5 है, 6 हो गई, 8 हो गई, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। अब वेलोसिटी बदलना मतलब एक्सेलरेशन होना, एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। मूव होना अलग बात है, एक्सेलरेट होना अलग बात है। याद रहे, चार्ज पार्टिकल अगर मूव हो रहा है तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। ये तो चार्ज नहीं है तो ये तो करेगा ही नहीं, ये चार्ज है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये चार्ज भी है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ रहा है। चौथा, अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है और जगह पे रुका है, वेलोसिटी 0 है,
एमिट करेगा? नहीं करेगा। वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी फिक्स हो, दोनों भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज का मतलब एक तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। याद रहे, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो मान लो ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। इधर ये, इधर ऐसा आया, इधर आया ऐसा, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन सर्कल में ही घूमता है ना। तो भले ही इसकी स्पीड नहीं बदल रही लेकिन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, देयरफॉर वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब एक्सेलरेटेड है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड नहीं बदलती लेकिन डायरेक्शन बदलती है वेलोसिटी की। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता लेकिन डायरेक्शन बदलता है। दोनों में से कुछ भी बदले, वेलोसिटी बदल गई, मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो रुदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी इज चेंजिंग इन द डायरेक्शन, हेंस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड भी है और एक्सेलरेटेड भी है। कौन से मॉडल में? रुदरफोर्ड के मॉडल में। सिंस इलेक्ट्रॉन इज चार्ज एंड इज एक्सेलरेटेड देयरफॉर इट शुड एमिट एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। हो गया। अब इससे आगे क्या, अब आगे क्या होता है इससे? अब अगर वो एनर्जी एमिट करेगा, मैंने क्या बोला याद रखो जरा, एनर्जी एमिट करने का मतलब क्या है। देखो तुम पहले अर्थ को देखो, अर्थ ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम एनर्जी देंगे मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, देंगे मतलब तुम इसको ऊपर उठा रहे हो। अब वर्क एनर्जी पावर जब चैप्टर होगा तुमको सब कुछ समझेगा। किसी वस्तु को तुम उठाते हो मतलब उसके ऊपर तुम वर्क करते हो, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर चला जाता है। मतलब बेसिकली तुम इसको उठा रहे हो मतलब इसको एनर्जी दे रहे हो, इसलिए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, तुम दे रहे हो। तो अब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ग्राउंड और बॉल के बीच। लेकिन तुमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की तो ये ग्राउंड से दूर चला गया, मतलब एनर्जी बढ़ी तो ये दूर चला जाता है। उसके उल्टा एनर्जी घटी तो ये पास आता है। एनर्जी घटना यानी एमिट करना है ना, एनर्जी बढ़ना यानी एब्जॉर्ब करना। सो एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर बॉल दूर, अपोजिट ग्राउंड से दूर जाता है। और मतलब ये ग्राउंड मतलब क्या है, बेसिकली अर्थ ऐसे है, दिस इज योर अर्थ, ये ग्राउंड मतलब ये है। तो ये बॉल है कोई, एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर दूर जा रहा है, एनर्जी एमिट करने पर पास आ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर दूर, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। तो अट्रैक्शन में क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा भी है, जो प्रोसेस एनर्जी एब्सॉर्प्शन की होती है उसमें एनर्जी बढ़ती है, मतलब यहां पे दूर जाना। तो यहां पे जैसा अर्थ है वैसे इधर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है मतलब जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहां है। अब ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट। अगर इसको तुम एनर्जी दोगे तो ये दूर चला जाएगा, और इसकी एनर्जी दोगे मतलब एब्जॉर्ब करेगा तो, और एनर्जी एमिट करेगा तो ये नीचे आएगा। तो एटम में ये हमेशा भी याद रखना है, ये ऐसा है न्यूक्लियस, और मान लो ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स है। इलेक्ट्रॉन ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये जंप अप करता है, दूर जाता है, मतलब पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। सो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, गोज अवे, जंप डाउन या जंप अप। डाउन और अप का मतलब समझ रहा है ना, डाउन मतलब न्यूक्लियस के पास, जंप अप का मतलब न्यूक्लियस से दूर। तो ये जंप अप मतलब दूर जाना, न्यूक्लियस से दूर। हाँ, किससे दूर? न्यूक्लियस ही तो मेन है, जैसे अर्थ है हमारी वैसे इसका क्या है, न्यूक्लियस। एनर्जी एब्जॉर्ब होने पर। दूसरा, एनर्जी अगर ये एमिट करता है तो जंप डाउन, जंप डाउन यानी करीब आना, क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू
न्यूक्लियस। ये दो बातें, एब्जॉर्प्शन होने पर क्या, एमिशन होने पर क्या, ये समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, समझ में आ रहा है ना? तो अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर दूर जाएगा, एनर्जी एमिट करने पर करीब आएगा। बहुत सिंपल सी बात है ये, समझ में आ रहा है नहीं? अब व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, एमिट क्यों कर रहा है? चार्ज्ड है, एक्सेलरेटेड है, तो एनर्जी तो अब इमिट कर ही रहा है वो, ये न्यूक्लियस। अब यहाँ पे तो ऑर्बिट नहीं है एक्चुअली, बोहर के मॉडल में ऑर्बिट है, रदरफोर्ड के मॉडल में तो ऑर्बिट है ही नहीं। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इधर है, मान लो ऐसे घूम रहा है ऐसा, तो जैसे ही घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है, तो एमिट कर रहा है तो ये इसके करीब करीब आएगा, तो घूमते घूमते ऐसे करीब एमिट करता रहेगा और बाद में जाके न्यूक्लियस पर कोलाइड हो जाएगा। सो moves towards nucleus continuously and finally falls on the nucleus following a spiral path, इसको स्पाइरल बोलते हैं, राइट? फाइनली क्या हो गया फिर? ये थॉमसन के मॉडल की तरह हो गया, पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज घुस गए, और वो भी कितने जल्दी, इन 10⁻⁻10 सेकंड, इतने जल्दी वो जाके गिर जाएगा। देखो इस तरीके से दिखा है, न्यूक्लियस, स्पाइरल पाथ, इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली क्या हो गया? फाइनली रदरफोर्ड का मॉडल इज रिड्यूस्ड टू मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। मिनिएचर मतलब थॉमसन का मॉडल जरा बड़ा था, मतलब 10⁻10 थी इसकी रेडियस, तो रदरफोर्ड का क्या हो गया? न्यूक्लियस है 10⁻15 वाला, और उसी के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन गिर गए। एक थॉमसन का छोटा मॉडल ही बन गया ना वो। मिनिएचर मतलब स्मॉलर वर्जन ऑफ थॉमसन्स मॉडल। सो पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया रदरफोर्ड के मॉडल का, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा ड्रॉबैक, रदरफोर्ड ये तो बोल रहा है कि न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहली शेल तो है ही नहीं उसमें। जैसे बोर ने बोला है पहली शेल में 2 रहते हैं, दूसरी शेल में 8 रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो रदरफोर्ड मॉडल इज साइलेंट। साइलेंट मतलब चुपचाप है, कुछ भी बोला नहीं उसने, है ना? साइलेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रक्चर का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट, है ना? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है? कहां पर क्या है क्या नहीं। तो ये दो ड्रॉबैक्स है, एक मैक्सवेल्स थ्योरी और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक निकाला किसने? मैक्सवेल ने। लेकिन मैक्सवेल ने अपना खुद का मॉडल नहीं दिया, बोहर ने उसको दुरुस्त किया। बोहर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था और उन्होंने साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसको पता था कि रदरफोर्ड का मॉडल गलत तो नहीं है, बस थोड़ी सी करेक्शन बाकी है, करेक्शन करना होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? मॉडल्स देखे, याद रहे। थॉमसन, रदरफोर्ड, इसके बाद मॉडल आने वाला है बोहर का, और बोहर के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, लास्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। याद रहे ड्रॉबैक किसने निकाला और न्यू मॉडल किसने दिया? ड्रॉबैक थॉमसन का निकाला रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और नया मॉडल भी दिया किसने? रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियर मॉडल दिया, राइट? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक किसने निकाला? मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन मैक्सवेल ने नया मॉडल नहीं दिया, बोहर ने दिया। मतलब बोहर ने क्या किया? इसमें एक करेक्शन कर दिया इसके मॉडल में, बस छोटा सा करेक्शन किया और पूरा मॉडल ही बदल गया। अब बोहर का ड्रॉबैक किसने निकाला? दो लोग हैं, वो बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। यह है एक हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इन दो चीजों से, ये दो वजह से बोहर का मॉडल फेल ठहरता है। और नया मॉडल कौन देता है? तो वो उसमें बहुत सारे लोग हैं, श्रोडिनर बोला जाता है यूजुअली, श्रोडिनर। लेकिन फिर भी ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देने वाले बहुत सारे लोग,
रुदरफोर्ड का कौन सा है? न्यूक्लियर मॉडल, भूलना नहीं। इसका भी न्यूक्लियर ही है, बस एक छोटा सा करेक्शन है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का अभी तक कोई ड्रॉबैक नहीं निकाला है। ड्रॉबैक नहीं निकाला तो इसके ऊपर कोई नया मॉडल है भी नहीं। तो कौन ड्रॉबैक निकाला और क्या है? हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये मॉडल है डिटेल में। तो अब हम थॉमसन हो गया, रुदरफोर्ड हो गया, अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? बोर। लेकिन बोर का मॉडल समझने से पहले एक दो तीन चीजें समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी, तभी समझेगा हमको बोर का मॉडल। सो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर ने किस तरीके से रुदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट किया, उससे पहले क्या हुआ, क्या क्या चीजें हो रही थी साइंस में जिसकी वजह से बोर ने अपना खुद का मॉडल दिया। एक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, दूसरे क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल अलग है, मैक्स प्लैंक अलग है। क्लियर? तो एक एक देखेंगे। बोर का मॉडल पढ़ने से पहले ये दो चीजें। पहले है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट वेव है या पार्टिकल है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से है। वेव मतलब मोटा मोटी किसको कहते हैं हम? ऐसी चीज जो सॉलिड सब्सटेंसेस के आर पार जा सकती है, कोलाइड नहीं होती, कोलिजन नहीं दिखाती है ना। अगर लाइट तुम किसी चीज को इधर वेव को डालोगे तो ये इस वॉल को ना नुकसान नहीं पहुंचाता, और अगर ग्लास है तो लाइट तो आर पार जा भी सकती है ना। ग्लास है तो आर पार जा भी सकते। पार्टिकल क्या होता है? किसी चीज को टकराता है तो इसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें गड्ढा गिरा सकता है, या फिर यहां पे मोमेंटम इंपार्ट कर सकता है। मतलब ऐसा अगर कोई बॉल है और इसको अगर पार्टिकल आके लगेगा तो ये मूव करना शुरू होगा। सो पार्टिकल शोज सम काइंड ऑफ इफेक्ट, जबकि वेव इस तरीके से यूजुअली नहीं करता। मतलब वेव क्या है और पार्टिकल क्या है? जैसे मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। पहले मेटल और नॉन मेटल होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि मेटल हर एक में नॉन मेटल का कैरेक्टर है और हर एक में मेटल का भी कैरेक्टर है, बस कम ज्यादा है, राइट। वैसे ही पहले बोलते थे वेव ये लोग है, पार्टिकल अलग है, लेकिन अब क्या बोल रहे? ड्यूअल नेचर है, दोनों। ड्यूअल मतलब द्वंद्व, दोनों होना, दोनों नेचर है। मतलब हर पार्टिकल में वेव का नेचर है और हर वेव में पार्टिकल का नेचर। तो सबसे पहले तो द्वंद नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर पहले लाइट के बारे में बात किया गया। पहले ऐसे नहीं बोलते थे साइंटिस्ट सभी पार्टिकल में वेव है, सभी वेव में पार्टिकल है। नो, बस साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट के अंदर दोनों नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी। पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। कैसे? क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऐसे फिनोमेनन दिखाती है जो सिर्फ वेव दिखाता है। रिफ्रैक्शन मतलब ऐसे आना और इसके अंदर चला जाना। अब पार्टिकल थोड़ी ऐसे बाउंड्री को क्रॉस करके जाता है। इंटरफेरेंस क्या है ये बाद में देखेंगे, फिजिक्स में इनके ऊपर चैप्टर्स है। लेकिन ये फिनोमेनन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये फिनोमेनन सिर्फ वेव दिखाता है, और लाइट ये फिनोमेनन दिखा रही है, इसलिए लाइट क्या है? वेव है, उसके अंदर वेव नेचर है। लेकिन बाद में देखा गया कि लाइट आल्सो एग्जिबिट्स सम अदर फिनोमेना। मतलब फिनोमेना मतलब फिनोमेनन का क्या मतलब होता है भाई? फेनामेनॉन सिंगुलर है और फेनामेना प्लूरल है उसका। फेनामेनन मतलब चीजें दिखाना, मतलब बिहेवियर दिखाना, ठीक है। रेनबो इज अ फेनामेनन ऑफ नेचर, है ना, ठीक है। स्वेटिंग इज अ फेनामेनन। फेनामेनन मतलब चीज, गोष्ट अशी काहीतरी। हाँ, तो लाइट कौन सी चीजें दिखा रही है? एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको हम बीबीआर बोलेंगे शॉर्ट में, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीडब्ल्यू बोलेंगे शॉर्ट में, तीसरा लाइन स्पेक्ट्रा दिखाती है लाइट, और चौथा लाइट वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर दिखाती है। सॉरी, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर, यह एक फिनोमेनन है। ऐसे चार फिनोमेनन से पता चलता है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। क्योंकि इनमें से सिर्फ हमको ये है इस चैप्टर में
जिससे पता चलता है कि लाइट पार्टिकल है, तभी ये फिनोमेनन दिखा सकती है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है, ऐसी मेटल की प्लेट रहती है, लाइट को ऐसे इसके ऊपर गिराया जाता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसका मतलब है तुम पेबल्स खेलते हो ना, गोटियां, अगर तुम किसी चीज को ऐसा मतलब पार्टिकल ही इसको, अगर ये लाइट पार्टिकल है तभी तो इसको मार रही है और मार के बाहर निकाल रही है ना। अगर वेव होती तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल पाती, है ना। ऐसा कभी तुम मारते हो किसी चीज को स्टोन से तो वहां से कोई चीज बाहर निकलती है। आम को गिराना मतलब लाइट इसके ऊपर गिर गई तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ऐसे हो गया, पत्थर मार दिया और पेड़ को लटका हुआ आम टूट गया, तो तुम वेव से तो नहीं तोड़ सकते ना। तो लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो ये 4 फिनोमेनन याद रहे। कौन सा फिनोमेनन पार्टिकल नेचर दिखाता है, कौन सा फिनोमेनन वेव नेचर दिखाता है। यहां तक क्लियर है। इसीलिए सजेस्ट किया गया कि लाइट ड्यूअल बिहेवियर दिखाती है। ये यहां तक ठीक है। अब इसको यहीं तक, ड्यूअल नेचर क्या है, इतना है कि लाइट दोनों बिहेवियर दिखाती है। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, इसको भी पढ़ेंगे, क्या बोलती है, इसका बोर के साथ क्या कनेक्शन है आगे देखेंगे। मैक्स प्लैंक ने बोला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टडी कर रहा था ये साइंटिस्ट। ब्लैक बॉडी मतलब क्या होती है, ऐसी बॉडी जो बहुत ज्यादा ब्लैक होती है। मतलब इसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होती ही नहीं। कोई भी बॉडी हो, देखो जरा, कोई भी बॉडी हो, व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरती है, ये बॉडी क्या करती है, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब करती है और कुछ कलर को रिफ्लेक्ट करती है। ये व्हाइट लाइट है, सभी व्हाइट लाइट मतलब उसके अंदर सभी कलर होते हैं। मान लो ये कपड़ा ग्रीन है ना, ग्रीन कपड़ा है मान लो ये, तो एक्चुअली क्या करते हैं, इसके ऊपर जब व्हाइट लाइट गिरती है तो वो सभी कलर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखों में ग्रीन कलर चला जाता है और हमको लगता है कि ये कपड़ा ग्रीन है। समझ में आया। जबकि ब्लैक बॉडी कैसे रहती है, व्हाइट लाइट गिरी, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब की, रिफ्लेक्ट की ही नहीं, या फिर बहुत ही थोड़ी रिफ्लेक्ट की, इसलिए ये ब्लैक ब्लैक दिखती है। जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ब्लैक दिखेगी, क्योंकि उससे कुछ वापस नहीं आ रहा ना मेरे। हाँ, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन सी रहती है, परफेक्ट, जो 100% एब्जॉर्ब करती है। स्पेस में जो ब्लैक होल होते हैं वो 100% ब्लैक बॉडी की तरह काम करते हैं। सो ब्लैक बॉडी अर्थ पर भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ब्लैक होल ही करना है, ब्लैक बॉडी कर भी सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है 100%। लैंप ब्लैक काफी हद तक ब्लैक होता है। लैंप ब्लैक मतलब चिमनी, पुराने जमाने में ऐसा लालटेन रहा करता था और इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर दिया जलाया जाता था। तो यहां पर जो कार्बन जमा होता है ना, ये बहुत ही ब्लैक होता है, इसको लैंप ब्लैक बोलते हैं। या फिर चूल्हे पर जब हम वो मेटल प्लेट रखते हैं, तवा, तो उसको ना काला काला लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काजल, ये काजल, हाँ, तो वो लैंप ब्लैक है। तो वो बहुत ज्यादा काला होता है, लेकिन 100% ब्लैक बॉडी वो भी नहीं। बस याद रखो कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, और उसके ऊपर वो स्टडी कर रहा था। कौन कर रहा था, मैक्स प्लैंक। ब्लैक बॉडी के अंदर से कुछ रेडिएशन बाहर निकलते हैं ऐसे, उसका स्टडी कर रहा था। तो मैक्स प्लैंक फाउंड दैट ब्लैक बॉडी ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विच इज विद अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से ज्यादा, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन से ज्यादा अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करती है। तो वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करती है। हर बॉडी, मतलब मैं अभी यहां पे बैठा हूं, मेरे अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकल रही। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आगे देखेंगे। लेकिन हर कोई चीज
इस दुनिया की हर चीज जिसका टेम्परेचर 0 से ऊपर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ईएमआर, दे आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल नेचर लाइक लाइट। पहले तो क्या बोला गया, लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, लेकिन मैक्स प्लैंक बोला अरे भाई लाइट ही नहीं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर बहुत सारे वेव्स है, वो सभी ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, ये सब है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट। तो जो लाइट को अप्लाई हो रहा है इन सभी को अप्लाई हो रहा है। तो सिर्फ लाइट ही नहीं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आगे क्या बोलता है मैक्स प्लैंक? मैक्स प्लैंक सिर्फ इतना नहीं बोलता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल नेचर दिखाते हैं, वो बोलता है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल नेचर दिखाते हैं मतलब उनके पास पार्टिकल नेचर है ना। तो मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी बताई, उसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलता है कि भाई हर कोई रेडिएशन बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं और ये रेडिएशन छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल से बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक पार्टिकल क्या था? मास। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर ये जो लाइट है, लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। मैं जब जब बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो उसके अंदर लाइट आ गई। तो ये जो लाइट है ये किससे बनी हुई है? छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल्स से। अब पार्टिकल है और मास नहीं है, ये तो पहली बार देखा हमने। ऐसे पार्टिकल्स को क्वांटा कहा जाता है, सिंगुलर नेम क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट। मान लो क्वांटम एक इंग्लिश वर्ड है, यहां पर तुम ऐसा मिल्क है मान लो और तुम यहां लोगों में बांट रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसा एक ग्लास है या फिर मेजरिंग डिवाइस है, तुम इसके अंदर डुबाओगे और इनको दोगे, तो ये हो गया तुम्हारा क्वांटम। क्वांटम मतलब एक पैकेट। क्वांटम का मतलब क्या है? एक पैकेट, फिक्स अमाउंट, राइट। तो ये जो लाइट के पार्टिकल है उनको क्या बोला गया है? छोटे छोटे पॉकेट्स है जिनके अंदर एनर्जी भरी है। पॉकेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटा। प्लूरल है, ये सिंगुलर है। क्वांटम इज सिंगुलर। नोट दैट क्वांटम ऑफ लाइट आर आल्सो कॉल्ड एज फोटोन। मतलब लाइट के बारे में जब लाइट का जो क्वांटम है उसको क्वांटम भी बोल सकते हो या फिर फोटोन भी। बाकी के लिए फोटोन इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। उसके बाद प्लैंक ने बोला, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पोस्टुलेट, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज गिवन बाय E इक्वल टू एच न्यू। दिस इज एच एंड दिस इज न्यू, नॉट V। वेलोसिटी नहीं है ये, न्यू, ग्रीक अल्फाबेट न्यू, ठीक है, न्यू ऐसा कुछ। दिस H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। इसके यूनिट वगैरह तुम देख लो, अभी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड दिस न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटम या फिर फोटोन। उसको एफ भी कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी एन भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को एफ, एन, न्यू कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके यूनिट क्या है? यूनिट और डायमेंशन से तुम निकाल सकते हो, है ना। एच इज इक्वल टू क्या आया? ई डिवाइडेड बाय न्यू, है ना। तो ये तो जूल है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? पर सेकंड। तो ऊपर जाके सेकंड हो गया, जूल सेकंड। वो अलग है, वो भी है। E इज इक्वल टू एच न्यू भी है और E इक्वल टू MC स्क्वायर भी है, वो अलग चीज है। ये सिर्फ फोटोन के लिए अप्लाई होती है एच न्यू, लेकिन E इक्वल टू MC स्क्वायर हर बॉडी को अप्लाई होती है। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा मोबाइल है तो इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है? लेकिन ये E इक्वल टू एच न्यू इसको नहीं अप्लाई होता। E इक्वल टू एच न्यू सिर्फ क्वांटम को। सो क्वांटम के लिए क्या क्या बता सकते हो? क्वांटम के अंदर एनर्जी क्या है? एच न्यू है, या फिर तुम एनर्जी कितनी बोल सकते हो? MC स्क्वायर है, दोनों चलेगा।
लेकिन हमको ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद किसी बॉडी के अंदर से क्वांटम रिलीज होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं। ये बॉडी है, ये क्वांटम को एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। तो दे आर एब्जॉर्ब और एमिटेड ऑलवेज इन होल नंबर्स। मतलब एक तो ये बॉडी एक क्वांटम बाहर भेजेगी, 2 एमिट करेगी, 4, 8, 10, लेकिन 2.5 क्वांटम कभी एमिट नहीं करेगी। क्वांटम इसलिए तो उनको सबसे छोटा पॉकेट बोला, एनर्जी का सबसे छोटा पॉकेट, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। एक तो तुमको लेना है, ऑब्जर्व करना है तो होल नंबर में ही लेना है या फिर होल नंबर में ही देना है। 1.5 ऐसा नहीं होता, फ्रैक्शनल नहीं। अभी तक हमने देखा क्वांटम थ्योरी कैसे कैसे आ गई। पहले तो ड्यूअल नेचर बोला गया लाइट का है, जो कि किसने बोला? मैक्स। नहीं, पहले तो ड्यूअल नेचर साइंटिफिक कम्युनिटी में सभी बोल रहे सिर्फ लाइट का। फिर मैक्स ने क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टडी किया, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खोज हुई और उसने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा पार्ट है लाइट, और फिर ये लाइट पार्ट है, उसके बाद बोला कि मैं देता हूं एक थ्योरी तुमको, उसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। बस एक छोटी मोटी हिस्ट्री। अब प्लैंक ने 2 ही चीजें बोली है, मैक्स प्लैंक। प्लैंक की थ्योरी की 2 ही चीजें है, कभी कभी याद नहीं रहता, 1, 2। नंबर 1, एवरी बॉडी emits electromagnetic radiation. These radiations consist of quanta, quantum pockets. Quantum are energy pockets, energy pockets, याद रहे। और तीसरा, 2 बोला मैं, लेकिन तीसरा, एनर्जी ऑफ दिस पॉकेट इज गिवन बाय h into nu, h into nu फ्रीक्वेंसी। बस 3 चीजें, 3 चीजें, ठीक है। 3 ही चीजें बोली उन्होंने। क्वांटा, टाइनी मासलेस पार्टिकल्स, इनको हम बोलेंगे पॉकेट्स, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बहुत पढ़ा गया और उनके बारे में, अब इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है, तो उनके बारे में कुछ और पता चल गया। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे। अब ये मैक्स प्लैंक ने बताया ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, मैक्स प्लैंक ने बताया इसमें से बहुत कुछ, लेकिन अब ये कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मैक्स प्लैंक के लिए इतना ही ज्यादा याद रखना है। वैसे तो उसने और एक बताया कि क्वांटा आर एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर, ओनली इन होल नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाद में देखेंगे, राइट। हाँ, प्लैंक ने थ्योरी, तुम बोल रहे हो कि प्लैंक ने थ्योरी हाँ दी ना, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी दी, उसने एटम की थ्योरी नहीं दी। हम बोल रहे कि एटम की थ्योरी कौन कौन दिया, एटम कैसा है क्या है, अभी तक इसने कुछ एटम के ऊपर कुछ नहीं बोला प्लैंक ने। और मैक्स प्लैंक अलग है और मैक्सवेल अलग है। रुदरफोर्ड की ड्रॉबैक किसने निकाला? मैक्सवेल ने। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोला था, बस उतना ही बोला कि चार्ज पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिटेल थ्योरी किसने दी? मैक्स प्लैंक ने। ना तो मैक्सवेल ना तो मैक्स प्लैंक, दोनों ने भी एटम का मॉडल नहीं दिया। एक एक थ्योरी देना बहुत बड़ी बात है। इन थ्योरी के बेसिस पर फिर दूसरे लोगों ने एटम बनाया, जो कि इसके आगे कौन बनाने वाला है? बोर। ओके।